हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो अब हम पहुंच चुके हैं आईसीएसई क्लास 7 ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर पर, और चैप्टर है अफ्रीका। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट अस रिकॉल अबाउट अफ्रीका कि ग्लोब में अफ्रीका कहाँ है। ठीक है, तो ग्लोब में अफ्रीका है यहां पर, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो। तो हमने पढ़ा था कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सेकंड लार्जेस्ट है साइज में। सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, और उसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें इक्वेटर की लाइन ऑलमोस्ट सेंटर से पास होती है, और ये इस कॉन्टिनेंट को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वली डिवाइड करती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये थिक सी लाइन है जो इस कॉन्टिनेंट से होके गुजर रही है। तो ये इसके नीचे हो गया सदर्न हेमिस्फीयर और इसके ऊपर हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो ये वो हमारा कॉन्टिनेंट है जो सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ, जिसे डार्क कॉन्टिनेंट भी बुलाया जाता है। इवन यहाँ पर टेम्परेचर्स भी बहुत ज्यादा हाई देखे गए हैं। इसको एक्सप्लोरर्स को, इस कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करने में बहुत सारे चैलेंजेस आए। तो ये सब कुछ तो हमने पढ़ा ही है। अब बात करते हैं इस कॉन्टिनेंट के क्लाइमेट, उसकी नेचुरल वेजिटेशन और मिनरल्स के बारे में, और थोड़ा वाइल्ड लाइफ के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द क्लाइमेट। सो स्टार्टिंग विद द क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका का जो कंट्री है ना, वो ट्रॉपिकल एरिया में आती है, ट्रॉपिक्स में आती है। तो आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सुना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इस कंट्री की, तो देखो हमने बात की कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम इक्वेटर बुलाते हैं। ये जो आपको थिक सी लाइन दिखाई दे रही है, इसके अगर आप ऊपर जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाओगे, तो यहाँ पर एक और इमेजिनरी लाइन आपको यहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ जैसे, विच इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे की तरफ भी एक और इमेजिनरी लाइन है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बुलाते हैं। तो बेसिकली एक लाइन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, विच इज अगेन, जैसे इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इमेजिनरी लाइंस है। तो एक लाइन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, विच इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड द वन इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर विच इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अगर हम इस इस कॉन्टिनेंट को देखें ना, तो ये इसी एरिया में आता है जहां पर हमारा इक्वेटर है, और जहां पर ना ये ट्रॉपिकल एरिया है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन भी इसी कंट्री से होके पास होती है। ठीक है, तो इसलिए we say that large part of Africa lie in the tropics। अब क्योंकि ये ट्रॉपिक्स में है, ट्रॉपिक्स वो एरियाज होते हैं जहां पर ना बहुत गर्मी पड़ती है। क्यों गर्मी पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर ना जो सन रेज है, मतलब जो सनशाइन है, वो डायरेक्ट गिरती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी देखी जाती है। सो दैट इज वाई द क्लाइमेट इज यूजुअली वार्म, मतलब प्रिडोमिनेंटली वार्म या फिर हॉट क्लाइमेट होता है। ठीक है, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी जो है वो भी है, लेकिन वो एरिया वाइज ना वो अलग अलग है, मतलब वो वेरी करती है डिफरेंट रीजन्स में। अब यूनिक क्लाइमेटिक फीचर्स क्या है? तो अब जैसे हमने देखा कि इक्वेटर की लाइन है, इक्वेटर की लाइन इसको इक्वली डिवाइड कर रही है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो इसका जो क्लाइमेट है ना, वो सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जैक्टली ऑपोजिट रहता है। मतलब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो रीजन आता है अफ्रीका का, वहां सर्दी होगी। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां होंगी, तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, इस पॉइंट में, दैट नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका हैव ऑपोजिट सीजन्स एट अ गिवन टाइम।
ठीक है। एक टाइम पर अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, मतलब जो नॉर्दर्न पार्ट है अफ्रीका का, अगर वहां गर्मी है तो सदर्न पार्ट में ठंड होगी। सो व्हेन द नॉर्दर्न पार्ट एक्सपीरियंसेस समर, सदर्न पार्ट एक्सपीरियंसेस विंटर्स एंड वाइस वर्सा। क्लियर। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्लाइमेट में, जैसे अभी तक हमने यूरोप भी पढ़ा, ठीक है, अमेरिका भी हमने पढ़ा हुआ है। तो हमने ये देखा था कि कोई एक फैक्टर नहीं है जिस पे क्लाइमेट डिपेंड करता है कि वो सिर्फ इक्वेटर से होके लाइन जा रही है या फिर वो ट्रॉपिकल एरिया है, बट देयर आर मेनी फैक्टर्स जो हमें ये बताते हैं कि उस एरिया का जो वेदर है वो कैसा होगा और वो जैसा है वैसा वो क्यों है। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑफ ऑल द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। द फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। मतलब कि मोस्टली ये ट्रॉपिकल एरिया में है। अब ट्रॉपिकल एरिया में क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेटर की लाइन भी इससे गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी है, तो यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती है और डायरेक्ट सनलाइट मतलब थ्रू आउट द ईयर आपको सीधी लाइट सनलाइट यहाँ पर गिरती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर गर्म रहता है, ये कॉन्टिनेंट गर्म रहता है, राइट। सो डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर टेम्परेचर इज मिनिमल। तो अगर हम ओवरऑल टेम्परेचर को देखें ना समर्स और विंटर्स में, तो वो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ना वो बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस हमें देखने को नहीं मिलती हैं कि सर्दियों में नेगेटिव में टेम्परेचर जा रहा है और गर्मियों में मतलब 50s में टेम्परेचर है, ठीक है। उतनी ज्यादा वेरिएशंस हमें नहीं देखने को मिलती हैं। तो पहली चीज तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। दूसरा है कि अगर आप इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को देखो, तो देखो ये है ना लाइट ब्लू में, तो अब अगर आप इस कॉन्टिनेंट को देखो तो ये पूरी कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर लैंड एंड सी कॉन्ट्रास्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो दे आर सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, करेक्ट। तो ये वाली साइड कौन सी है? दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, और ये वाली साइड जो है यहाँ पर जो ओशन आप देखते हो दिस इज अटलांटिक ओशन, तो ये है वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट में है अटलांटिक ओशन। अगर आप इसके ईस्ट में चले जाओगे तो यहाँ पर है इसके कौन सा ओशन, जल्दी से बताओ? इंडियन ओशियन, राइट। और अगर आप इसके नॉर्थ में जाओगे तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन सी। क्लियर हो गया? तो क्योंकि ये जो लैंड और सी भी आपस में कंट्रास्ट करते हैं तो उस वजह से भी ना जो टेम्परेचर है वो बहुत अफेक्ट होता है, मतलब टेम्परेचर में वेरिएशंस बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। तो यूजुअली ये पूरी कोस्ट लाइन है, बहुत ज्यादा वाटर बाउंड्रीज है, तो इसकी वजह से जो इफेक्ट है ना, जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है सी का भी, वो भी हमें कोस्ट लाइंस में हमें देखने को मिलता है। ऑल्दो ट्रॉपिकल एरिया है, इक्वेटर है, मतलब वही ट्रॉपिकल एरिया है, तो ये जो इफेक्ट है ना ये काफी मिनिमल रहता है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस ये नहीं ला पाता है। तो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ये देखेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, सो दिस इज अटलांटिक ओशन, राइट। यहां पर ये है मेडिटेरेनियन सी और यहां पर है इंडियन ओशियन, राइट। रिकॉल हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द क्लाइमेट एंड विंड पैटर्न्स इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में ना जो क्लाइमेट और विंड पैटर्न्स हैं, मतलब जो विंड पैटर्न्स हैं वो भी एक्चुअली क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो वो कैसे हैं? तो रिकॉल करो क्लास 6 में जब हमने साउथ अमेरिका भी पढ़ा था तो हमने वहां पर अलग अलग तरह की विंड्स पढ़ी थी, तो उन्हीं में से ना कुछ कुछ विंड्स की हम यहाँ पर भी बात करने वाले हैं। तो जैसे अगर हम विंड सिस्टम को देखें तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स नॉर्दर्न रीजन को अफेक्ट करती हैं। तो देखो यहाँ पर आओ, तो ये देखो ये है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, राइट। तो ये नॉर्दर्न पार्ट है, ये इक्वेटर है, इसके ऊपर नॉर्थ है, इसके नीचे साउथ है, राइट। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन है। अगेन इमेजिनरी लाइंस हैं ये, ठीक है। एक्चुअल में ऐसी लाइंस कोई एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो इस वाले रीजन में ये जो नॉर्थ की तरफ है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का अफेक्ट करती हैं क्लाइमेट को। देन साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स इन्फ्लुएंस द सदर्न रीजन। अब अगर आप साउथ में आ जाओगे ना तो साउथ में ना आपको
साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ में वेस्ट की तरफ से चलने वाला मॉनसून जो है वो भी क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, राइट? ओके, राइट। नाउ द वेस्टलीज अकर इन द एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ पार्ट्स। तो जो वेस्टलीज हैं वो चलती हैं और वो एक्सट्रीम नॉर्थ और एक्सट्रीम साउथ पार्ट जो है इस कॉन्टिनेंट का उसको अफेक्ट करती हैं। तो ये देखो यहाँ पर है वेस्टलाइज और यहाँ पर है वेस्टलाइज, राइट? तो मतलब जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। तो क्लाइमेट और विंड्स का ना बहुत ही सीधा सीधा रिलेशन होता है। जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि क्लाइमेट बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है विंड्स की वजह से भी। तो अब अगर हम कॉन्टिनेंट अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका को अफेक्ट करती हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो भी इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट ये वेस्ट को, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को अफेक्ट कर रही हैं। अब अगर हम एक्सट्रीम नॉर्थ में चले जाएं तो एक्सट्रीम नॉर्थ में वेस्टलीज आती हैं और एक्सट्रीम साउथ में भी वेस्टलीज ही आती हैं, राइट? तो ये भी क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब विंड्स की वजह से रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो रेनफॉल का पैटर्न है ना ये भी काफी अलग अलग रहता है। जैसे देयर इज ऑलमोस्ट नो रेन इन डेजर्ट सीजन, एग्जाम्पल इन सहारा, राइट? तो एक ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर रीजन है और यहाँ पर है सबसे बड़ा डेजर्ट वर्ल्ड का, विच इज द सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट जो है यहाँ पर ना बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। देन मैक्सिमम रेन ड्यूरिंग द समर इज इन इक्वेटोरियल रीजन। तो जो इक्वेटर के पास वाला रीजन है, कौन सा इक्वेटोरियल रीजन? ये है इक्वेटर के पास वाला रीजन, राइट? यहाँ पर समर्स में मैक्सिमम रेन देखी जाती है एंड मॉडरेट रेनफॉल इन अदर पार्ट्स डिपेंड ऑन द विंड डायरेक्शन। बाकी सारे पार्ट्स में भी, अगर आप सहारा डेजर्ट को छोड़ दो जहां पर ऑलमोस्ट नो रेन वाला रीजन है, उसके सिवा जो बाकी रीजन्स है ना अफ्रीका के, वहां पर बारिश होती है, मॉडरेट बारिश होती है और वो इस पे डिपेंड करती है कि विंड की डायरेक्शन क्या रहती है, राइट? तो आप समझ रहे हो विंड, क्लाइमेट, रेनफॉल आपस में कनेक्टेड हैं। तो क्लाइमेट बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है विंड से और विंड्स से ही पता चलता है कि बारिश कहां पर आएगी और कितनी आएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द बेसिक दैट वी मस्ट नो अबाउट क्लाइमेट, विंड्स एंड रेनफॉल। अब बात करते हैं यहाँ पर क्लाइमेट और विंड पैटर्न की। सो देयर आर ओशियन करंट्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द अफ्रीकाज क्लाइमेट। तो ओशियन करंट और उनका क्या इन्फ्लुएंस रहता है अफ्रीका के क्लाइमेट पे। तो अब क्योंकि ये पूरा कोस्टल रीजन है, राइट? तो ये पूरा, ये देखो ये पूरा कोस्ट ही है, करेक्ट? पूरा का पूरा, कोई लैंड सिर्फ यहाँ पर हमें थोड़ी सी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी एक कैनाल है, राइट? कौन सी कैनाल है? सीज कैनाल है जो अफ्रीका और एशिया को अलग कर रही है। तो बेसिकली ये सारा जो पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा कोस्ट ही है यहाँ पर। तो यहाँ के ओशियन करंट्स भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं अफ्रीका के क्लाइमेट को। सो वन इज द कोल्ड ओशन करंट एंड सेकेंड वन आर द वार्म ओशन करंट्स, ठीक है? तो कोस्टल टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। अब पहले यहां पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कोल्ड, एक तो ये है करंट जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और एक इसके करंट के बारे में पढ़ेंगे, बाकी भी पढ़ेंगे लेकिन मेनली हम इनकी बात करेंगे यहाँ पर। सो चलो शुरू करते हैं। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द कोल्ड करंट्स। तो कोल्ड करंट्स कौन से हैं? दो तरह के कोल्ड करंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको पहले पिक्चर में दिखाऊं, ठीक है? तो ये है कैनरीज करंट, ठीक है? कैनरीज करंट जो कहां पर है? ऑलमोस्ट नॉर्थ में है, ऑलमोस्ट नहीं, नॉर्थ में ही है, ठीक है? और अब अगर हम यहाँ पर आए तो नीचे साउथ की तरफ है बेंगिलिया करंट्स, ठीक है? बेंगिलिया करंट्स, ठीक है? अब ये जो दोनों करंट्स है ना, जो नॉर्थ में है एक और एक है साउथ में, ये दोनों ही कोल्ड करंट्स हैं। कैसे करंट्स हैं? ठंडे वाले करंट्स हैं, ठीक है? अब इनसे क्या होता है? सो देर इज रिड्यूसिंग रेनफॉल एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द एरिड रीजन्स इन द वेस्ट अफ्रीका एंड द कैलहरी डेजर्ट। तो अब इन करंट्स की वजह से क्या होता है कि ये जो कोल्ड करंट्स हैं, ठीक है, देखो कोल्ड करंट मतलब ठंडी हवा चली। अब जब ठंडी हवा चलती है ना, तो
वो अपने साथ, जब वो हवा चलती है तो वो अपने साथ किसी भी तरह से मॉइस्चर कैरी नहीं करती है। क्योंकि वो मॉइस्चर कैरी नहीं करती है तो हवा तो चलेगी, लैंड की तरफ हवा तो उठेगी, लेकिन उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, तो हवाएं ठंडी होंगी लेकिन बारिश नहीं आएगी। बारिश कैसे आती है? जब वार्म विंड्स आती हैं विच आर फिल्ड विद मॉइस्चर, और ये मॉइस्चर जैसे जैसे ये गर्म हवाएं आगे बढ़ती जाती हैं, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे ये बारिश लाती जाती हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि ये कोल्ड करंट्स हैं, दे डू नॉट हैव मॉइस्चर, और मॉइस्चर नहीं होने की वजह से हवाएं तो ठंडी चलेंगी, टेम्परेचर तो कम होगा, लेकिन बारिश नहीं होगी। इसीलिए रिड्यूसिंग रेनफॉल, और उसी वजह से वो एरिड या डेजर्ट ड्राई वाली कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं वेस्ट अफ्रीका में। और जो कैलहरी डेजर्ट है, कैलहरी डेजर्ट कहाँ पर है आपको याद है, कहाँ पर पढ़ा था? तो यहाँ पर इस रीजन में हमने ये डेजर्ट पढ़ा था, विच इज कैलहरी डेजर्ट, राइट? ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट पर, विच इज विंड्स पास ओवर द कोल्ड करंट्स, डू नॉट पिक अप मॉइस्चर एंड लीडिंग टू ड्राई कंडीशंस इन द एडजेसेंट लैंड्स। अब कोल्ड विंड्स आएंगी, ठीक है, कोल्ड करंट है, ऊपर से विंड्स पास हो रही हैं, कोई मॉइस्चर नहीं लेंगी, मॉइस्चर नहीं लेंगी तो बारिश, मतलब मॉइस्चर, हवा तो आगे बढ़ती जाएगी लेकिन वो किसी भी तरह से बारिश नहीं लाएगी। तो इसीलिए वेस्ट कोस्ट में और कैलहरी डेजर्ट में कोई भी बारिश नहीं देखने को मिलती, और वहां पर यूजुअली हमें ड्राई एरियाज या ड्राई रीजन्स ही देखने को मिलते हैं, राइट? समझ आ गया आपको क्या समझाया मैंने यहाँ पर? तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ भी टेम्परेचर देखें तो 20 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कितना है, 15 है, राइट? तो हवाएं बढ़ रही हैं लेकिन बारिश नहीं ला रही हैं, हवाएं जरूर ठंडी है। नेक्स्ट आर द वार्म करंट्स। अब ये वार्म करंट्स कहाँ पर हैं? चलें वापस चलें, चलो आते हैं। तो यहाँ पर देखो, देयर आर मोजाम्बिक करंट्स। कहाँ पर है? ईस्ट की तरफ को, साउथ ईस्ट की तरफ को आपको ये मोजाम्बिक करंट देखने को मिलता है, ये वाला, राइट? तो ये कैसे हैं? दीज आर द कोल्ड करंट्स, ये भी कोल्ड है और ये भी कोल्ड है, और ये कैसा है? ये है वार्म करंट, ठीक है, समझ आया? अब these Mozambique currents in the southeast warms the surrounding area। अब क्योंकि वार्म करंट्स हैं तो ये आसपास के एरिया को भी गर्म रखते हैं। winds passing over this current absorb moisture and bring rainfall to the southeastern coast of Africa। तो बात समझ आ गई ना? देखो, वार्म करंट्स हैं तो वार्म करंट जब चलेंगी, हवाएं जब उठेंगी तो वो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करेंगी, क्योंकि मॉइस्चर कैरी करेंगी तो हवाएं ठंडी नहीं आएंगी, बट वो उस रीजन में जाके बारिश जरूर कर देंगी। बात समझ रहे हो ना? तो कोल्ड और वार्म करंट्स में आपको फर्क समझ आ गया? दोनों में क्या डिफरेंस है वो फर्क समझ आया? जिसको नहीं आया वो या तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछेगा, नहीं तो लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ओके, सो अगेन लेट अस मार्क देम। सो कैनरीज करंट which is a cold current, then Benguela current which is again a cold current, and this is Mozambique current which is a warm current। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द ऑल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर वेरिएशंस, तो ये भी क्लाइमेट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। सो हायर एल्टीट्यूड हैव लोअर टेम्परेचर। तो देखो, हम ना कहीं पर भी देखें, हमने पढ़ा था व्हेन वी स्पोक अबाउट साउथ अमेरिका, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्लास 6 में, तो हमने देखा था कि एक एक्वाडोर कंट्री थी, याद आया आपको? वो ऐसी कंट्री है ना जिससे इक्वेटर पास होता है, लेकिन वहां पर जहां से इक्वेटर पास होता है वहां पर ही एक और रीजन है, मतलब ठीक है। तो वहां पर दो रीजन्स हमने देखे थे। एक रीजन था जहां का एवरेज टेम्परेचर 32-33 डिग्री सेल्सियस रहता था, और एक छोटा सा हिल स्टेशन हमने वहां पर देखा था जिसका टेम्परेचर 15-16 डिग्री से ऊपर नहीं जाता था। ऑल्दो दोनों से ही इक्वेटर की लाइन पास होती है, मतलब दोनों ही इक्वेटर के पास हैं, फिर भी सेम लैटिट्यूड पर होने के बाद भी दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो बहुत हाई था।
फर्क क्या था? फर्क सिर्फ इतना था कि एक सी लेवल के पास था और एक सी लेवल से बहुत ऊंचा था। तो इस बात को याद रखना कि जब होता है ना कि जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो ठंड लगती है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज हो रही है। आप ऐसी ऐसी जगह अभी यहाँ पर भी पढ़ेंगे, जैसे माउंट किलिमंजारो हमने पढ़ा था, तो ये एक ऐसी माउंटेन है, मतलब अगेन है तो ट्रॉपिक्स में ही है, लेकिन ये हमेशा ही स्नो कैप्ड रहती है, मतलब स्नो से भरी हुई रहती है, इवन दो ये इक्वेटर के पास में है। सो रीजन बीइंग कि ये ऑल्टीट्यूड ज्यादा है, तो ऑल्टीट्यूड ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है, कम रहता है। सो डिस्पाइट अफ्रीकाज overall warm climate, highlands and plateau regions are cooler। तो even plateaus भी हैं, वो भी हमने पढ़ा है ना। plateau क्या होता है, एक हमारे रूम में एक फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर हमने एक टेबल रख दिया है, तो बस वो टेबल एक plateau है, फ्लोर जो है वो सी लेवल है, ठीक है, और उससे ऊपर बढ़कर, ठीक है, उससे ऊपर क्या है, वो एक प्लेटू है, जो टेबल है वो प्लेटू है। अब क्योंकि वो एक एल्टीट्यूड उसका बढ़ गया, तो ऑल्टीट्यूड बढ़ने की वजह से उसका टेम्परेचर कम होता है, तो इसीलिए सिर्फ हाईलैंड्स और प्लेटूज ऐसे रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं अफ्रीका में जहां पर टेम्परेचर कम होता है। ऑल्दो पूरा का पूरा कंट्री जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है फिर भी, और हर जगह इतना वार्म क्लाइमेट, हॉट वेदर हमें देखने को मिलता है, फिर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर ठंडा रहता है। बात समझ आई सबको अच्छे से? जिसको नहीं आई उसको पता है ना क्या करना है, या तो आस्क क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछना है, नहीं तो लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना है। अब बहुत सारे बच्चों को ना ये डाउट आ रहा होगा कि कैसे ऊपर जा रहे हैं तो ठंडी हो जा रही है, ठीक है, तो टेम्परेचर कम कैसे हो रहा है? तो होता क्या है ना कि जैसे अगर हम प्लेन्स में हैं और अगर हम माउंटेन्स में जाते हैं, तो जब हम माउंटेन्स में जाते हैं ना तो एयर का प्रेशर कम हो जाता है, तो बेसिकली ऊपर ना हवा का प्रेशर कम होता है, या ये मान लो कि हवा कम होती है। हवा के कम होने की वजह से वहां का जो वो जो हवा है ना, गैसेस भी कम है, तो कम गैसेस हैं टू होल्ड द हीट, तो हीट कम होल्ड हो रही है, इसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर भी कम रहता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में आप बस इतना समझ लो। तो यहाँ पर हम मार्क करते हैं माउंट किलिमंजारो, तो ये देखो यहाँ पर है, ये वाली जो पीक यहाँ पर दिखा रहे हैं, दिस इज माउंट किलिमंजारो। कौन सी कंट्री में आती है? सो इट इज इन टैंजिया, राइट। सो टैंजिया और कीनिया के बॉर्डर पर है ये माउंटेन, ठीक है, नॉट माउंट बट माउंटेन। ओके, नाउ द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन जुलाई एंड जनवरी, तो इन दोनों को हम अब डिस्कस करेंगे कि अफ्रीका में ना जुलाई में कैसा टेम्परेचर होता है और जनवरी में कैसा होता है, तो देखना कैसा कैसा होता है। सो स्टार्टिंग विद द सहारा डेजर्ट इज द हॉटेस्ट रीजन इन जुलाई एज सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो समर्स में क्या होता है, मतलब अगर हम जुलाई महीने की बात करें ना, तो ये वाला जो रीजन है ना, मतलब ये वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है ऊपर, यहाँ पर ना डायरेक्ट सनरेज गिरती है, ठीक है, मतलब जो सनलाइट है ना वो डायरेक्टली यहाँ पर गिरती है, इसलिए ये वाला रीजन बहुत ज्यादा गर्म होता है। सो दिस रीजन इज हॉटेस्ट इन जुलाई। इसका मतलब है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस में आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो टेम्परेचर है ना वो ज्यादा होता है इन जुलाई, तो मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होती हैं इन जुलाई, ठीक है। तो इसका मतलब सदर्न में क्या हुआ? सदर्न में हुए विंटर्स, राइट। नाउ द नॉर्थ अफ्रीका एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम हीट व्हाइल द सदर्न एक्सपीरियंसेस विंटर्स। अ लो प्रेशर एरिया फॉर्म्स ओवर द नॉर्थ अफ्रीका ड्रॉइंग इन द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स फ्रॉम द गल्फ ऑफ गिनिया ब्रिंगिंग रेनफॉल टू द कोस्टल रीजन्स। तो अब इसके बारे में ये जो चीजें हैं इसको हम समझेंगे किससे? एक मैप से, राइट।
ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू दिस, अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये है इक्वेटर, राइट, सो दिस इज इक्वेटर, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब यहाँ पर ना एक लो प्रेशर रीजन बन जाता है समर्स में, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ से ना जो हमने विंड्स पड़ी थी, कौन सी, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, राइट, कौन सी थी, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, राइट, तो यहाँ से ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को अपनी तरफ खींचता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सो रेनफॉल ग्रेजुएट, तो अब होता क्या है कि गर्म होती है तो बारिश मतलब मॉइस्चर लेकर जाती है, तो यहाँ पर इन एरियाज में बारिश होती है। अब जैसे जैसे ये हवाएं आगे की तरफ को बढ़ती जाती हैं, इनमें से मॉइस्चर जो है वो कम होता जाता है और आगे की तरफ को विंड्स भी कम होती जाती हैं। तो मतलब जितना पास होगा ये रीजन नियर दी, मतलब जितना ये साउथ वेस्ट पास में है, लैंड एरिया इस रीजन के पास में है जहां से ये साउथ वेस्ट मॉनसून उठ रहे हैं, जितना ये उसके पास में है वहां पर उतनी ही ज्यादा रेनफॉल, और जैसे हवाएं आगे बढ़ती जाएंगी रेनफॉल कम होती जाएगी, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो विंटर साउथ जो है ना, साउथ में क्या होगा, विंटर्स होंगे इक्वेटर के साउथ में, राइट, तो यहाँ पर वेस्टर्लीज बारिश लेकर आएंगे टू दिस रीजन। तो देखो हमने पढ़ा दिस इज साउथ पार्ट, राइट, और यहाँ से ना वेस्टलाइज चलती हैं, क्या चलती हैं, वेस्टलाइज, राइट, वो इस रीजन में, ये जो केप टाउन वाला रीजन है, यहाँ पर बारिश लेकर आएंगी, ओके, राइट, कब, विंटर्स में, जब साउथ में विंटर्स होंगे, मतलब हम जुलाई की बात कर रहे हैं। अब जनवरी में कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस रहेंगी, तो जनवरी में क्या होगा ना, टेम्परेचर जो है ना वो अब उल्टा हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स आ जाएंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सन जो है अब डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर शाइन करेगा, रिजल्टिंग इन हाई टेम्परेचर इन द सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। इट क्रिएट्स लो प्रेशर अट्रैक्टिंग साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशियन। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये है इंडियन ओशियन, ये वाला रीजन, ठीक है, तो जब गर्मियां आ जाएंगी साउथ में, तो यहाँ से ना साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आएंगी, कौन सी आएंगी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और ये विंड्स इस रीजन में क्या लेकर आएंगी, बारिश, ओके, सो दीज ब्रिंग heavy rainfall in the east coast with precipitation decreasing westward. Now winter prevails south of equator. Equator के south में winters रहेंगी and westerlies bring rain around the Cape Town. तो now the climatic conditions in January. अब जनवरी में क्या होगा, जनवरी में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके ऊपर डायरेक्टली सनरेज आएंगी, तो इसका मतलब है जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो गर्म होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ठंडा होगा, तो इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होंगी और सदर्न हेमिस्फीयर में होंगे समर्स, ठीक है। तो सन विल डायरेक्टली शाइन ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिजल्टिंग इन हाई टेम्परेचर इन द सदर्न पार्ट, right, of Africa. So it creates low pressure areas attracting southeast trade winds from the Indian Ocean. तो Indian Ocean से southeast trade winds आएंगी and they will bring heavy rainfall to the east coast. और जैसे जैसे ये हवाएं वेस्ट कोस्ट की तरफ जाएंगी वैसे वैसे इनसे, क्योंकि बारिश होती जाएगी तो आगे की तरफ बारिश डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, बारिश कम होती जाएगी, करेक्ट। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये आगे को आएंगी, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे ये हवाएं आगे की तरफ बढ़ेंगी टुवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट, इनमें जो बारिश है वो कम होती जाएगी, राइट, कब, इन समर्स, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन रीजन्स ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका के क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन रीजन्स की बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हर बार हम इनको अलग अलग पढ़ते थे, इस बार ना हम इनको साथ में पढ़ेंगे। हम एक क्लाइमेट उठाएंगे, एक क्लाइमेटिक रीजन उठाएंगे और वहां पर कैसा क्लाइमेट रहता है, कैसा नेचुरल वेजिटेशन रहता है और कैसी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, वो सब एक साथ पढ़ेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। सो दीज ऑल आर द क्लाइमेटिक रीजन्स दैट एग्जिस्ट इन अफ्रीका। मतलब एक ऐसी कंट्री जहां पर हमें लगता है कि इक्वेटर है, ट्रॉपिकल रीजन है, सिर्फ गर्म ही होता होगा, बट नो, देयर आर वेराइटी ऑफ
climatic conditions that exist in this area. First is the equatorial region, second is savanna or Sudan type, then tropical, subhumid, hot desert or tropical desert, Mediterranean, warm temperate east coast, temperate grassland एंड मॉनसून। ठीक है, तो नहीं भी याद रहे ना तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हर क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स और सबकी कुछ यूनिक वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ देखी जाती है। तो हम शुरू करेंगे अपने फर्स्ट रीजन से, विच इज द इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट। इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट मतलब कुछ ऐसा क्लाइमेट जो इक्वेटर के आसपास रहता हो। ठीक है, तो इक्वेटर के आसपास वाला लोकेशन क्या है? फाउंड इन लोलैंड रीजन्स नियर इक्वेटर। तो इक्वेटर कहाँ है? ये वाली लाइन है इक्वेटर। तो ये वाला जो आप डार्क ग्रीन रीजन देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है। इवन ये वाला जो डार्क ग्रीन रीजन है, यहाँ पर भी आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो समझ गए ना कहाँ पर, मतलब ऐसा नहीं है कि इक्वेटर की लाइन यहाँ जाए तो ये पूरा रीजन है, नहीं, थोड़ा सा इसमें भी है लो लैंड रीजन, मतलब जो जहां पर हिल्स या प्लेटूज ऐसा नहीं है बट लो लैंड्स है। So this is in the Congo Basin, Gulf of Guinea, coastal areas and the coastal Kenya. ठीक है, कहाँ पर है थोड़ा तो मार्क करना पड़ेगा ना, तभी तो याद रहेंगी कंट्रीज और लोकेशंस। तो चलो मार्क करते हैं इन तीनों चीजों को। तो यहाँ पर ये वाला जो वाटर बॉडी है इसे हम बुलाते हैं गल्फ ऑफ ग्विनिया, राइट। और इसी रीजन में ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉन्गो बेसिन। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, ठीक है, रिवर बेसिन्स पढ़े थे तब हमने ये पढ़ा था। और यहाँ जैसे ना थोड़ा सा इस रीजन में भी कोस्टल कीनिया में भी आपको इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट ही देखने को मिलता है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है ये कैसा क्लाइमेट होता है, मतलब इसमें क्या होता है? तो इट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल यहाँ पर गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है। सो एवरेज टेम्परेचर इज 27 डिग्री ईयर राउंड एंड द एनुअल रेनफॉल इज 200 to 250 सेंटीमीटर एंड ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई। तो अब आप देख रहे हो टेम्परेचर कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर बारिश इतनी ज्यादा होती है, ये कोस्टल रीजन्स हैं, तो इसकी वजह से मतलब यहाँ वाटर बॉडीज हैं, तो उसकी वजह से ना यहाँ पर ह्यूमिडिटी मतलब पानी का जो परसेंटेज है हवा में वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। सो दैट इज व्हाई इट इज हॉट एंड इट इज ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। चलो आगे बढ़े। नाउ द रेनफॉल पैटर्न। तो रेनफॉल जो है ना कोई डिस्टिंक्ट सीजन्स नहीं हमें देखने को मिलते हैं, बट द रेनफॉल अकर डेली ड्यू टू द कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब आपको क्या कन्वेक्शनल रेनफॉल याद है? हमने कन्वेक्शनल रेनफॉल ना हमने क्लास 6 में पढ़ा है, ठीक है, तो आपने शायद मुझसे नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आज आपको एक बार फिर से मैं आज आपको बताती हूँ कि कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है। तो होता क्या है ना कि जब सन अर्थ के सरफेस को गर्म करता है तो अर्थ के सरफेस से जो कोस्टल एरियाज के अराउंड होते हैं तो वहां पर ना जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब ये कोस्टल एरियाज में जो बहुत ज्यादा धूप गिरती है। तो जब अर्थ सरफेस गर्म होता है और वाटर वेपर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इवेपोरेट होते हैं, तो जैसे जैसे ये वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं ये वार्म जो हवा होती है ना अब वो ठंडी होती जाती है, ठीक है। तो ये गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, इसमें होते हैं वाटर वेपर्स, जब ये ऊपर चली जाती है तो अब ये ठंडी हो जाती है और ठंडे होने पर वो क्लाउड्स बन जाते हैं, और उसके बाद जब ये इतनी हैवी हो जाती है कि अब वो वाटर को रिटेन नहीं कर पाती है तो आती है बारिश। और ये कब होता है? ये यूजुअली देखा जाता है ट्रॉपिकल एरियाज में, जैसे कि इवन इंडिया में भी ये होता है। इंडिया में, अफ्रीका तो हम पढ़ ही रहे हैं, वहां पर कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। तो और ये होता है यूजुअली आफ्टरनून में, तो दिन में बहुत सारी धूप होगी, बहुत सारा टेम्परेचर एकदम बढ़ जाएगा, पानी वाटर वेपर्स जो हैं वो इस बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से, इन सन रेज की वजह से वो हवा के साथ ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाके ठंडे हो जाएंगे, क्लाउड्स बन जाएगा और आएगी फिर आफ्टरनून के बाद बहुत सारी बारिश। तो ये बारिश यूजुअली आफ्टरनून में देखने को मिलती है। और इस बारिश से क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि
बहुत लंबी, जैसे वो होता है ना कि बारिश की झड़ी लग गई है, कि मतलब बारिश शुरू हुई है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, वैसी बारिश नहीं होती है। बारिश शॉर्ट ही होती है, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा हैवी होती है। इवन थंडर एंड लाइटनिंग भी इसके साथ देखने को मिलती है। मतलब वो गरज गरज के जो बादल बरसते हैं ना, वो वाली सिचुएशन होती है। और ये बहुत लंबा नहीं होता है, होता ये शॉर्ट ही है। मतलब थोड़ी सी हैवी बारिश होती है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। ठीक है, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल समझ आ गया। सो जो मैंने समझाया ना, बस वही आगे लिखा है। सो इंटेंस डे टाइम हीट कॉजेज हाई इवेपोरेशन, इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि उससे बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होती है। तो आफ्टरनून में क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है एज वाटर वेपर कंडेंसेस एंड फॉल्स एज रेन। सो दिस इज डेली रेनफॉल पैटर्न एंड इट इज कॉल्ड एज 4 o'clock showers and it typically occurs around 4 PM each day। तो ये अराउंड 4 बजे इन इक्वेटोरियल रीजन्स में ना हमेशा ही देखने को मिलते हैं। सो ये किसी भी ट्रॉपिकल एरिया की अगर हम बात करें जहां पर ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, वहां पर बारिश ऐसे ही देखने को मिलती है। तो क्योंकि ये बारिश 4 बजे के आसपास आती है शाम में, तो इसे 4 PM शावर्स या 4 o'clock शावर्स भी बुलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वेजिटेशन। कैसी वेजिटेशन देखी जाती है इस रीजन में। सो देयर आर डेंस हार्डवुड ब्रॉड लीव्स विच डोमिनेट दिस रीजन। तो आप ही को मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि ये हार्डवुड या फिर ब्रॉड लीव्स बेसिकली 2 टर्म्स थी, एक है डेसिडुअस और दूसरी है एवरग्रीन। तो ये 2 तरह के फॉरेस्ट होते हैं या ट्रीज होते हैं। तो ये जो डेसिडुअस ट्रीज होते हैं ना, ये वो ट्रीज होते हैं जो साल में एक बार अपने पूरे लीव्स शेड कर देते हैं और उसके बाद उनमें नए लीव्स आते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ब्रॉड लीव्स वाले। तो जो पत्ता हम अपने पेड़ों में या जो पत्ता हम चैप्टर लीफ में पढ़ने के लिए जो हम ड्रॉ करते थे ना, एग्जैक्टली वो वाला लीफ। ठीक है, अब एवरग्रीन ट्रीज वो ट्रीज होते हैं जिसमें जो लीव्स तो शेड होते हैं, लेकिन पूरा ट्री एक साथ सारे लीव्स को शेड नहीं करता है। उसमें लीव्स शेड होते हैं धीरे धीरे। तो मतलब कभी एक लीव हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा पेड़ जो है वो पूरे ही लीव शेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर एवरग्रीन ट्रीज में जो लीव्स होते हैं, दे आर नीडल शेप्ड लीव्स। ठीक है, तो समझ आ गया, ये हमेशा ही ग्रीन रहते हैं, ऑल्दो दे ऑल्सो शेड देयर लीव्स। डेसिडुअस जो है वो साल में एक बार अपने सारे लीव्स को गिरा देते हैं और फिर उसमें शुरुआत होती है नए लीव्स के आने की। तो अगर हम इक्वेटोरियल टाइप वेजिटेशन में देखें तो यहाँ पर ना प्रिडोमिनेटली मतलब जितने भी ट्रीज हैं ना, वो मैक्सिमम ऐसे ट्रीज हैं जो डेसिडुअस हैं, जो अपने लीव्स एक बार में गिरा देते हैं फिर नए आते हैं। लेकिन फिर भी ये ऐसी वेजिटेशन इस एरिया में देखी जाती है कि ये कभी भी ऐसा नहीं लगता कि सारे ट्रीज अब मतलब ब्राउन हो गए हैं, मतलब ग्रीनरी सारी चली गई है। फिर भी इस रीजन में आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। ऐसा कैसे? तो ऐसा सिंपल है, एक रीजन है, अलग अलग स्पीशीज हैं ट्रीज की, तो हर एक स्पीशीज जो है ना वो एक टाइम पे अपने लीव्स को शेड करती है। तो एक स्पीशीज करेगी तब तक बाकी सारे ग्रीन हैं, फिर दूसरी स्पीशीज अपने लीव्स को शेड करेगी तब तक बाकी सारे ग्रीन हैं। तो इसलिए ना इवन दो यहाँ पर डेसिडुअस ट्रीज है या फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट है, डेसिडुअस वेजिटेशन है, लेकिन फिर भी ये जो रीजन है यहाँ इसे हमेशा एवरग्रीन ही देखा गया है। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वेजिटेशन। तो ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस growing season, trees shed and grow the new leaves at different times, making them appear evergreen। तो वही बात जो अभी हमने डिस्कस की। So this vegetation thrives due to high rainfall and abundant sunshine। तो ये vegetation इस एरिया में मतलब it depends on heavy rainfall, मतलब इसको बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत सारी बारिश चाहिए और बहुत सारी धूप चाहिए। तो उसी पर ये पूरी की पूरी वेजिटेशन रिलाई करती है, बारिश और धूप पर। सो द कॉमन ट्री स्पीशीज विच वी सी हियर आर इबोनी,
mahogany, rosewood, which are valuable hardwood trees. ठीक है, तो these are hardwood. तो हमने लास्ट सेशन में ही, लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि हार्डवुड और सॉफ्टवुड, हार्डवुड जो होते हैं वो डेसिडुअस ट्रीज से मिलती है और जो सॉफ्टवुड होती है वो हमें एवरग्रीन ट्रीज से मिलती है, राइट। तो इक्वेटोरियल रीजन में यही वेजिटेशन इसी रीजन में हमें देखने को मिलेगी, यही वाला रीजन है, ठीक है। इवन ये है, इवन हमें कीनिया के ना बॉर्डर कोस्टल रीजन्स में भी देखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट इज इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैव 3 tier फॉर्मेशन। ये 3 tier फॉर्मेशन क्या होता है आपने पढ़ा है, हो सकता है याद ना हो, बट बायो में भी आपने ये चीज पढ़ी है। सो द ट्रीज इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ग्रो एट डिफरेंट हाइट्स, मतलब कुछ ट्रीज हैं जो नीचे ग्रो करेंगे ग्राउंड लेवल पर, कुछ ग्राउंड लेवल से थोड़े ऊपर, और कुछ बहुत ऊंचे ग्रो करेंगे। सो दिस इज 3 tier वेजिटेशन या 3 tier फॉर्मेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इज इमर्जेंट लेयर, जहां पर टॉलेस्ट ट्रीज देखे जाते हैं, इमर्जेंट, जो नीचे से इमर्ज होके ऊपर की तरफ आए हैं। तो अब ये वो ट्रीज हैं जो नीचे से इमर्ज हुए हैं, ऊपर की तरफ आए हैं। सो दीज आर द टॉलेस्ट ट्रीज ऑफ these equatorial rainforest, so they rise above the rainforest, ठीक है। तो dense forest से ऊपर जाते हैं ये, and the trees have large mushroom shaped crowns that receive maximum sunlight and rainfall। तो मतलब कैसे ट्रीज हैं, हम कैसे ट्रीज बनाते हैं जब हम अपना सीनरी बनाते हैं, राइट। तो हम कैसे बनाते हैं ना, ऐसे। तो बस ऐसे मशरूम जैसे ट्रीज होते हैं जो ऊपर से ना ऐसे मशरूम जैसा क्राउन इनका देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये सबसे ऊपर हैं इसलिए सबसे ज्यादा सनलाइट भी इन्हीं को मिलती है। नीचे नीचे जैसे ट्रीज आते जाते हैं सनलाइट भी कम होती जाती है और बारिश जो उन तक पहुंचती है वो भी कम होती जाती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये देखो, ये फॉरेस्ट का फ्लोर है, ठीक है, ये फॉरेस्ट फ्लोर है, ये इमर्जेंट ट्रीज हैं जो सबसे ऊंचे हैं। सो दीज आर द टॉलेस्ट ट्रीज जो सबसे ऊंचे हैं, सबसे ज्यादा सनलाइट और रेनफॉल इन्हीं को मिलती है। उसके नीचे आती है कैनपी, ठीक है, जो इमर्जेंट लेयर से नीचे होती है, और सबसे नीचे आती है अंडर स्टोरी, ठीक है। तो हमने इमर्जेंट लेयर पढ़ ली। अब नेक्स्ट चलते हैं कैनपी पे। तो कैनपी वाले जो ट्रीज होते हैं ना, इट इज ऑल्सो थिक कॉन्टिन्यूअस लेयर ऑफ 20 to 30 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो मतलब ग्राउंड से 20-30 मीटर ऊपर तक के होते हैं, थिक ट्रीज होते हैं। सो ट्रीज हैव ब्रॉड इररेगुलर क्राउन दैट फॉर्म अ डेंस रूफ ओवर द फॉरेस्ट। तो ऐसे ट्रीज जो काफी ब्रॉड हैं, इररेगुलर क्राउन है, जैसे बिल्कुल ऐसे मशरूम जैसा क्राउन नहीं है बट इररेगुलर क्राउन है, और एक डेंस रूफ बनाते हैं फॉरेस्ट का। मतलब जो फॉरेस्ट की एक तरह से छत कौन बनाता है, कैनपी बनाती है, ठीक है, कैनपी छत यही बनाते हैं, और ये काफी डेंस होते हैं। सो ब्रांचेस आर कवर्ड विद वाइन्स एंड अदर प्लांट्स। तो वाइन्स क्या होते हैं, आपने प्लांट्स देखे, जैसे आप सबके घर में बहुत कॉमन है, हम सबके घर में मनी प्लांट। तो मनी प्लांट को अगर हम देखें तो मनी प्लांट को ना एक सहारा चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है, उसको एक सपोर्ट चाहिए। अगर उसके पास सपोर्ट नहीं है तो वो ऐसे ग्राउंड पे ऐसे ऐसे बिखर बिखर के चलता रहेगा। अगर आप सपोर्ट देंगे तो वो उस सपोर्ट के अराउंड ग्रो होता रहेगा। तो ये वाइन्स जो होती है ना, ये वैसे ही सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं जो किसी सपोर्ट के साथ चढ़ते हैं। तो ये जो कैनपी है ना, कैनपी में जो ट्रीज होते हैं मोस्टली देखा गया है कि इनके ऊपर ऐसे ही वाइन्स या फिर सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट्स जो हैं वो क्लाइंब करते हैं और वो उनके ऊपर चढ़ के ग्रो करते रहे। ओके, समझ आ गया वाइन्स क्या होती हैं। नेक्स्ट इज अंडर स्टोरी। तो अंडर स्टोरी जो है इट इज डार्क एंड ह्यूमिड लेयर बीनीथ द कैनपी। तो कैनपी से भी नीचे है, सबसे कम सनलाइट यहाँ पर पहुंचती है, और प्लांट ग्रोथ जो होती है ना, इट इज ऑल्सो वेरी लेस। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ यंग ट्रीज, श्रब्स, फर्न्स, क्रीपर्स एंड ऑर्किड्स। तो ये छोटे छोटे प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। इवन यंग ट्रीज भी हमें यहीं पर मिलते हैं, और श्रब्स भी, वो झाड़ियां जो होती हैं वो भी इसी रीजन में आती हैं। सो फॉरेस्ट फ्लोर इज कवर्ड विद द डीकम्पोज्ड लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्रूट्स फ्रॉम द अबव ट्रीज। तो जो फॉरेस्ट का कवर होता है, ऊपर से जो भी पत्ते गिर के आते हैं वो वहां पर गिरते हैं और वहीं पर वो डीकम्पोज होते हैं।
ठीक है। तो अंडर स्टोरी ना एक ऐसा रीजन है जो काफी डार्क है, काफी शेडी रीजन है, तो इसे ना ग्लूमी एरिया भी बुलाया जाता है फॉरेस्ट का, क्योंकि यहाँ पर धूप कोई बहुत अच्छे से नहीं आती है, हमेशा अंधेरा अंधेरा सा रहता है, तो इसलिए इसे ग्लूमी फॉरेस्ट भी बुलाया जाता है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द वाइल्ड लाइफ इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो वाइल्ड लाइफ कैसी देखी गई है, तो अब क्योंकि काफी घना जंगल है, तो लार्ज वाइल्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, बिग कैट्स आर एब्सेंट ड्यू टू द डेंस जंगल। ठीक है। द फॉरेस्ट आर होम फॉर ड्वेलिंग ट्रीज, tree dwelling animals including chimpanzees, gorillas, monkeys and brightly colored birds like parakeets। तो बहुत ब्राइट कलर वाले जो बर्ड्स होते हैं वो हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं, लेकिन वो जो वाइल्ड बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, वो इन डेंस जंगल से यूजुअली एब्सेंट ही होते हैं, नहीं मिलते हैं वहां पर। ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। So talking more about wildlife in equatorial forests, so there are crocodiles, there are many reptiles like crocodiles, alligators, snake inhabit the forest floor। तो floor पे जो forest का जो फ्लोर वाला एरिया है वहाँ बहुत सारे रेप्टाइल्स होते हैं, एंड देयर आर वाइड वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स, लीचेस दैट थ्राइव दिस ह्यूमिड एनवायरनमेंट। क्योंकि क्योंकि क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट है हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एंड इट इज ह्यूमिड, तो यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट, लीचेस होते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। नाउ सवाना या फिर सुडान टाइप क्लाइमेट और द ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड क्लाइमेट कैसा होता है। सो द क्लाइमेट इट इज फाउंड इन अ ब्रॉड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन। तो इक्वेटोरियल रीजन के ना दोनों तरफ में, तो अब देखो सवाना कहाँ पर है, ये जो लाइट ग्रीन वाला पोर्शन है, तो ये वाला सारा पोर्शन, ठीक है, तो इक्वेटोरियल रीजन के दोनों ही तरफ, ठीक है, यहाँ पर भी ये वाला जो रीजन है, सो दिस इज सवाना या फिर सब ह्यूमिड, मतलब ह्यूमिडिटी है बट उतनी नहीं है जितनी हमें इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में देखने को मिली थी। सो इट इज ऑल्सो नोन एज सुडान टाइप एज इट इज प्रेवलेंट इन सुडान। तो सुडान एक जगह है जहां पर ये होता है, इसलिए इसको सुडान टाइप भी बुलाते हैं। सो समर्स आर हॉट, रेनफॉल अकर्स मेनली ड्यूरिंग द हॉट सीजन। Okay, winters are short and warm and trade winds from Indian Ocean bring rainfall to the east coast। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये हमने देख ली ईस्ट कोस्ट में, तो हवा जो है वो ट्रेड विंड्स जो हैं साउथ ईस्ट से जो आती हैं वो हवाएं लेकर आती है। ट्रेड विंड्स इंडियन ओशन से ये हवा लेकर आती है और ईस्ट में बारिश कराती हैं, राइट। अब आती है वेजिटेशन। तो वेजिटेशन कैसी है, सो देयर इज वास्ट ग्रासी प्लेन्स विद टॉल एंड कोर्स ग्रासेस नोन एज सवाना और द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो जब मैं छोटी थी ना, तब एक लायन किंग सिम्बा करके कार्टून शो आता था, ठीक है, आज की तरह बहुत सारे नहीं थे, बहुत ही लिमिटेड होते थे। तो वहां तब ना जो वो लायन किंग सिम्बा था ना, तब वो रहता था इन सवाना के जंगलों में। तो आई वॉज ऑलवेज लाइक कि ये कहाँ होगा रीजन। सो व्हेन इन माई स्कूल व्हेन आई गॉट टू नो दिस प्लेस, आई वॉज वेरी हैप्पी कि आज मुझे पता चला कि वो सिम्बा कहाँ रहता था। तो आई होप कि आपको भी पता चल गया होगा सिम्बा कहाँ रहता था। सो दीज आर द वास्ट ग्रीसी प्लेन्स, मतलब ग्रासी नॉट ग्रीसी बट मतलब प्लेन एरियाज हैं और लंबे लंबे ग्रासेस हैं, ठीक है, ट्रीज नहीं है, ग्रास है, ग्रासलैंड, राइट। सो दीज आर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिन्हें सवानास भी बुलाते हैं, एंड वेरियस टाइप ऑफ ग्रासेस इंक्लूडिंग एलिफेंट ग्रास ग्रो हियर। बहुत अलग अलग तरह के ग्रासेस इस रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। एकेशिया, बाओबाब ट्रीज आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द प्लेन्स। तो प्लेन्स में मतलब ट्रीज हैं लेकिन कम कम है, कुछ हैं बट दूर दूर हैं, दे आर स्कैटर्ड, राइट। नाउ वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ की बात करें, सो ऑफन रेफर टू एज एन ओपन एयर जू ड्यू टू अबंडेंस ऑफ एनिमल्स। तो इतने एनिमल्स इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं थे जहां पर इतना घना जंगल देखने को मिल रहा था जितने यहाँ पर हैं। सो हर्बीवोर्स लाइक एलिफेंट्स, डियर, जिराफ, ज़ीब्रा, तो ये सारे हर्बीवोर्स हैं और वहाँ पर भर भर के ग्रास है, तो वो इस रीजन में रहते हैं। देन कार्निवोर्स लाइक लायन, चीता, लेपर्ड्स, जो हमने बोला था कि उस रीजन में नहीं थे, वहाँ पर डेंस जंगल था, तो वहाँ पर यूजुअली मंकीज, चिंपैंजीज, गोरिल्लास थे, राइट, इंसेक्ट्स थे, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स थे। बट यहाँ पर ना वो लार्ज
एनिमल्स, कार्निवोर्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो आई होप दैट वाज क्लियर। नाउ हॉट डेजर्ट और द ट्रॉपिकल डेजर्ट, तो मुझे तो बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये वाला क्लाइमेट कैसा होगा और ये कहाँ कहाँ पर है ना। और इवन मुझे आपको इसकी वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको सब पता है। तो सबसे हम इसको बस रिकॉल करने वाले हैं जल्दी जल्दी से। सो समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट, विंटर्स आर वेरी कोल्ड, राइट। तो दिन में रेत बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो दिन बहुत गर्म हो जाते हैं, राइट। और फिर रात में वो रेत ठंडी हो जाती है, तो बहुत ठंडे भी हो जाते हैं। तो इसीलिए समर्स काफी गर्म रहती है, लेकिन विंटर्स इन रीजन्स में कोल्ड होते हैं। सो लार्ज टेम्परेचर वेरिएशंस बिटवीन डे एंड नाइट ड्यू टू लो क्लाउड कवर, सॉरी लैक ऑफ क्लाउड कवर नहीं होता है, इसलिए दिन में जल्दी जल्दी से गर्म हुई, मिट्टी गर्म हुई और शाम को उस मिट्टी ने सारे की सारी हीट जो है वो छोड़ दी। तो इसलिए दिन और रात में जो टेम्परेचर वेरिएशंस है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब दिन में अगर बहुत गर्म टेम्परेचर है तो रात को टेम्परेचर एकदम डाउन चला जाएगा। सो सैंडी नेचर ऑफ सॉइल, बिकॉज दिस soil is sandy, so it absorbs and releases heat very rapidly, राइट। तो डेली और जो एनुअल टेम्परेचर रेंज है ना, मतलब जो अगर हम देखें दिन में और रात में, एक ही दिन का अगर हम टेम्परेचर वेरिएशन देखें तो वो भी बहुत ज्यादा है। और अगर हम एनुअली टेम्परेचर मतलब पूरे साल का हाईएस्ट और लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर देखें तो वो भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्लाउड कवर नहीं है जो हीट को ट्रैप करके रखे, और दूसरा सॉइल सैंडी है जो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी कर लेती है और उतनी ही जल्दी वो रिलीज भी कर देती है। तो ये रीजन है कि डेजर्ट्स में ना टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा होता है। ओके, याद रहेगा, क्वेश्चन आपकी मैम पूछ सकती है, बिल्कुल एग्जाम टाइम है तो भूलना मत इस बात को। तो ये डेजर्ट, ये जो हॉट डेजर्ट और ट्रॉपिकल डेजर्ट वाला क्लाइमेट है, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यहाँ पर कौन सा डेजर्ट था, मुझे जल्दी से नाम बताना है आपने, जल्दी से। कैलेहरी डेजर्ट, राइट। तो यहाँ पर ये वाला रीजन। और अब मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा डेजर्ट है, जल्दी से। सबसे बड़ा डेजर्ट है, कौन सा है? सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो यहां पर ये दो डेजर्ट्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्लाइमेट, समथिंग मोर अबाउट क्लाइमेट आई मीन। तो अब यहां पर क्योंकि डेजर्ट रीजन है, हॉट डेजर्ट रीजन है, डेजर्ट क्यों है? क्योंकि बारिश कम होती है, राइट। सो वेरी लिटिल रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, फाउंड इन बोथ नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ऊपर सहारा डेजर्ट है और साउथ में नीचे कैलेहरी डेजर्ट है टुवर्ड्स द वेस्ट, राइट। सो प्रिडोमिनेंट डेजर्ट रीजन्स इन अफ्रीका, सहारा इन द नॉर्थ अफ्रीका एंड कैलेहरी डेजर्ट इन द कालाहरी है। मैं इसको बार बार कैलेहरी बोल रही हूँ, मैंने लास्ट सेशन में भी यही बोला था, तो आप बस नाम याद रख लेना। ओके, सो साउथ सेंट्रल अफ्रीका। सो दिन बहुत गर्म है, रातें बहुत ठंडी हैं, राइट। नाउ द वेजिटेशन, तो कैसी वेजिटेशन होगी बताओ मुझे, बताओ कैसी होगी? सो रफ ग्रासेस, थॉर्नी बुशेस एंड कैक्टाई, कैक्टस, मतलब कि जो स्टेम है वो काफी थिक सी होगी, राइट। और जो लीव्स है ना वो ऐसे स्पाइन्स बन चुके होंगे ताकि उनके वो नंबर ऑफ स्टोमेटा कम हो जाए, और क्योंकि स्टोमेटा जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगी, तो वो खुद को नीडल शेप में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि स्टोमेटा कम हो और जो इवेपोरेशन है, जो ट्रांसपिरेशन है, वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाए। क्योंकि इन रीजन में बारिश नहीं होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू कंजर्व वाटर। सो एज टू कंजर्व वाटर, वो ये अडेप्टेशंस खुद में करते हैं। सो प्लांट्स हैव थॉर्नी लीव्स, वैक्सी स्टेम, तो वैक्स वाली स्टेम होती है, राइट, एंड डीप रूट्स टू स्टोर वाटर एंड सर्वाइव इन द एरिड कंडीशंस। तो इन सूखी कंडीशंस में, ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए रूट्स काफी डीप जाती हैं इनटू द ground, right, or they store water. Now the date palms are found near the oasis where the water is available. तो oasis क्या होते हैं? oasis मतलब ना डेजर्ट रीजन में छोटे छोटे फर्टाइल एरियाज होते हैं, मतलब ऐसे एरिया जहां पर ना पानी होता है, थोड़ा बहुत पानी होता है। तो इन रीजन्स में यहाँ पर हमें डेट पाम्स देखने को मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको स्कॉर्पियन, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, इवन डेजर्ट फॉक्सेस और डेजर्ट डियर देखने को मिलता है, राइट। तो इनको याद रखना पड़ेगा आपको, यू हैव नो चॉइस, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ में और क्या है? तो केमिकल नहीं है, सॉरी, कैमल है। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, राइट। तो जैसा हम
कैमल के बारे में पढ़ते हैं, हमने चैप्टर अडेप्टेशंस में भी ये पढ़ा है. सो देयर आर स्पेशल अडेप्टेशंस फॉर सर्वाइवल. सो दे कैरीज गुड्स and people across the desert. So they have a hump which stores fat for energy. Then the padded feet prevent sinking in the sand. तो इनके जो फीट होते हैं वो पैडेड होते हैं ताकि वो ना, क्योंकि सैंडी सॉइल है तो वो सिंक हो जाएंगे, तो वो ऐसे पूरा ब्रॉड पैडेड फीट होता है ताकि वो सिंक ना हो जाए. नाउ डबल आईलिड्स एंड लॉन्ग आई लैशेस प्रोटेक्ट द सैंडस्टॉर्म, राइट. तो क्योंकि डबल आई लैशेज और लॉन्ग आई लैशेज होती हैं, क्योंकि अब हवा चलेगी तो हवा के साथ वो मिट्टी उड़ेगी, वो रेत उड़ेगा, तो वो उनकी आंखों में ना गिर जाए, इसलिए डबल आईलिड्स और लॉन्ग आई लैशेज होती हैं. देन दे क्लोज देयर नॉस्ट्रिल्स टू ब्लॉक सैंड. तो इवन वो अपने नॉस्ट्रिल्स को भी बंद कर सकती हैं ताकि मिट्टी उनके अंदर ना चली जाए. नाउ कमिंग ऑन टू द मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट. तो क्लाइमेट कैसा है? सो found in the coastal areas of northwest Africa and southwest South Africa. ठीक है, क्या है ये अभी देखेंगे. तो यहाँ पर आके देखो, तो ये क्या है हमारा मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट. तो ये लाइट पिंक वाला, तो ये देखो ये है वो लाइट पिंक, इवन यहाँ पर, राइट. तो ये है हमारा मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट. और यहाँ पर क्या है? मेडिटेरेनियन सी. अब रिकॉल करो यूरोप भी पढ़ लिया है हमने. तो यूरोप में ये वाले जो रीजन्स थे ना, यहाँ पर जो क्लाइमेट था मेडिटेरेनियन सी के अराउंड, वो कौन सा था? दैट वाज आल्सो मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट. ठीक है, तो बस ऐसे ही रेफरेंस से इसको थोड़ा सा याद रख लेना. सो ओवर हियर द समर्स आर हॉट एंड ड्राई एंड विद प्लेंटीफुल सनशाइन बट नो रेनफॉल. तो बारिश नहीं होती है, धूप होती है काफी सारी. विंटर्स आर माइल्ड एंड वेट एज द शिफ्टिंग वेस्टर्लीज ब्रिंग रेनफॉल, राइट. तो विंटर्स बहुत ऐसा नहीं होता कि बहुत ही डाउन चला जाएगा टेम्परेचर, थोड़ी थोड़ी विंटर्स होती है और वेट होती है, क्योंकि जो वेस्टर्लीज हैं, वेस्टर्लीज बारिश लेकर आती हैं. ओके, तो वेस्टर्लीज जो हैं वो कहाँ से आती हैं? वो इस तरफ से आती हैं और ये बारिश लेकर आती हैं यहाँ पर. ठीक है, वेस्ट की तरफ से उड़ती हैं, बारिश लेकर आती हैं, और इस वजह से बहुत ठंडा भी नहीं होता है, बट मॉडरेट, मतलब माइल्ड सी ठंड हमें यहाँ पर देखने को मिलती है. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज द वेजिटेशन. तो यहाँ पर एवरग्रीन ट्रीज, श्रब्स दैट विथस्टैंड हॉट एंड ड्राई समर्स हमें देखने को मिलते हैं. एवरग्रीन ट्रीज हैं. सो ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स, स्मॉल वैक्सी लीव्स, राइट, थिक स्पॉन्जी बार्क टू कंजर्व मॉइस्चर. तो अब क्योंकि हमने देखा है कि बारिश सिर्फ विंटर्स में हो रही है, तो इनको भी पानी कंजर्व करने की जरूरत है कि नहीं? तो इनको रूट्स ज्यादा डीपर इनटू द ग्राउंड लेके जानी पड़ेंगी ताकि वो वाटर, ग्राउंड वाटर का यूज कर सकें, और अपनी लीव्स को छोटा करना पड़ेगा ताकि, और वैक्सी करना पड़ेगा ताकि, एक तो वैक्सी है तो वो मतलब इवेपोरेशन कम होगी, और दूसरा छोटी है तो जो स्टोमेटा है वो कम होंगे. नाउ एग्जाम्पल इज कॉर्क ओक, लॉरेल एंड ऑलिव एंड फिग. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. तो ये एग्जाम्पल्स तो ना आपको लर्न करने पड़ेंगे. ओके, टॉकिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ. सो द लिमिटेड वाइल्ड लाइफ ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. तो इस एरिया में इतनी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है कि वाइल्ड लाइफ तो ना अब बहुत ही कम बची है. Coming on to the warm temperate east coast climate. तो क्लाइमेट कहाँ पर मिलता है? ये ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका. तो कहाँ पर है? ये देखो, ये है वार्म टेम्परेट ईस्ट कोस्ट. तो ये यहाँ पर आपको साउथ अफ्रीका में आपको कोस्टल रीजन्स में देखने को मिलता है. ठीक है, समझ गए कहाँ पर? एक तरफ क्लेरी डेजर्ट है, उसके दूसरी साइड आ जाओ, वहां पर होगा ये, राइट. द समर्स आर हॉट विद रेनफॉल मोस्टली इन समर्स ब्रॉट बाय साउथ ईस्ट ट्रेड विंड. तो जो साउथ ईस्ट से, यहाँ से इस तरफ से जो ट्रेड विंड्स आती हैं इंडियन ओशियन की तरफ से, वो यहाँ पर बारिश लेकर आती हैं. So annual rainfall is moderate to heavy and winters are mild with no distinct dry seasons. ठीक है. Now vegetation, so temperate deciduous trees such as oak. तो यहाँ पर deciduous trees देखने को मिलते हैं. इससे पीछे वाला जो हमने पढ़ा वहां पर हमें evergreen trees देखने को मिल रहे थे. Now और यहाँ पर mostly dominated by deciduous trees है. Now coming on to the next is the wildlife. So wildlife include animals like antelopes, zebra, donkey, and birds like ostrich, quail, guinea fowl.
राइट. सो दीज आर द एनिमल्स. अब वही बात है कि ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे. ओके, यू डोंट हैव अ चॉइस. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप. तो ग्रासलैंड ये हाई प्लेटू रीजन्स में देखने को मिलते हैं, वो भी साउथ अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका के सर्दर्न पार्ट में. तो ये वाला रीजन देखो, एक तरफ है ये डेजर्ट रीजन, ठीक है, इस तरफ को है डेजर्ट रीजन, ये वाला है वार्म मॉडरेट ईस्ट कोस्ट, राइट. तो इसके बीच में आपको देखने को मिलता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स. ओके, ऑल राइट. तो अभी और भी पढ़ना बाकी है. सो ओवर हियर द समर्स आर हॉट एंड स्कैंटी समर रेनफॉल. अब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं इंडियन ओशन की तरफ से, तो वो आगे जो कोस्टल रीजन्स हैं वहां पर हैवी बारिश हो जाती है, और जब तक ये विंड्स पहुंचती हैं ऑलमोस्ट टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका, वहां पर ये विंड्स जो हैं वो विंड्स तो होती हैं लेकिन अब वो ड्राई होती है, अब उनमें मॉइस्चर नहीं होता है, तो इसलिए बारिश भी कम होती है. सो विंटर्स आर कोल्ड विद लिटिल और नो रेनफॉल. सो ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सी देयर इज लार्ज टेम्परेचर वेरिएशंस बिटवीन विंटर्स एंड समर्स. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द वेजिटेशन. तो वेजिटेशन कैसी है, शॉर्ट है और ग्रीन ग्रासेस हैं विच डोमिनेट द ट्रीलेस प्लेन्स नोन एज वेल्ट्स, राइट. तो वेल्ट्स बुलाते हैं इनके शॉर्ट ग्रीन ग्रासेस को, और ट्रीलेस प्लेन्स हैं, ये ग्रासलैंड्स हैं, यहाँ पर कोई ट्रीज नहीं है. ओके, जैसे सवाना था वहां पर लंबी लंबी ग्रासेस थे, अलग अलग तरह के ग्रासेस थे, और ट्रीज भी थे, कुछ कुछ ट्रीज थे लेकिन दूर दूर थे, लेकिन यहाँ पर ट्रीज नहीं है, इन्हें वेल्ट्स बुलाते हैं इसीलिए. सो लेस कोर्स विद सवाना ग्रासेस, राइट. सो ऑन हिली स्लोप्स poplars and willows are very common. So these are the vegetation that is found in these areas. Now wildlife, antelopes and donkeys roam in the grassland. ओके, चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज अ माउंटेन टाइप क्लाइमेट. तो माउंटेन टाइप क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं, सो इट इज फाउंड इन द ईस्ट अफ्रीका एंड द मेडागास्कर. ठीक है, मेडागास्कर सुना है, कहाँ सुना है, इसकी मूवीज भी बनी हैं इस नाम पर, राइट. तो आपने सुना ही होगा, आई नो यू आर स्मार्ट किड्स. ओके, सो ये है मॉनसून टाइप क्लाइमेट. तो ये जो डार्क रीजन वाला आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये वाला, ठीक है, मीडियम सा ग्रीन वाला. ओके, तो इस रीजन में, तो यहाँ से ही हम मेडागास्कर करंट्स देख रहे थे ना, पीछे लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं था तो आई थिंक आपने रजिस्टर भी ना किया हो. सो देयर आर समर्स विच आर हॉट एंड वेट एंड विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई. सो रेनफॉल इज अनरिलायबल एंड वेरीज ईयर टू ईयर. तो यहाँ की जो बारिश है ना, उस पर बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते, किसी साल हो जाती है, किसी साल हो नहीं होती है, तो बस ऐसा ही चला रहता है. सो मेडागास्कर जो रीजन है कहाँ पर है, सबसे पहले वो देखते हैं. तो मेडागास्कर रीजन कौन सा है, ये जो है, जो अलग से एक यहाँ पर आइलैंड है अफ्रीका का, विच इज दिस इज मेडागास्कर. ठीक है, तो यहाँ पर ना एक बहुत ही कॉमन एनिमल देखने को मिलता है, लैमर, विच इज ओनली फाउंड इन दिस रीजन और इसकी नियर बाय आइलैंड्स पे. तो ये भी एक मतलब ये एक ऐसा एनिमल है जो ट्रीज पर रहता है और रात को एक्टिव होता है. तो फोटो मैं नहीं दिखा रही हूँ, ये आप सर्च करोगे गूगल पे, आप जैसे डालोगे आपको मिल जाएगा. तो इसकी ना बड़ी ही कलरफुल आईज, ब्लू येलो, एकदम ऐसी गोल गोल छोटी छोटी सी आंखें हैं. टेल इनकी होती है स्क्विरल की तरह, और बॉडी ना एक चूहे की तरह होती है. ठीक है, या स्क्विरल की तरह भी बोल सकते हो, एक बड़ी स्क्विरल बोल सकते हो आप, जिसकी आंखें ना छोटी छोटी गोल गोल और बहुत ही कलरफुल, बहुत ही सुंदर होती हैं. तो इसको सर्च करके देखना और फिर मुझे बताना कि क्या आपने ऐसा देखा है. तो देखा तो तभी होगा ना जब मेडागास्कर गए होंगे, बिकॉज लैमर इज फाउंड ओनली इन मेडागास्कर. ठीक है, चलो अब वेजिटेशन की बात करें तो इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल लेवल. जैसे हमने पढ़ा कि कभी हो जाएगी कभी नहीं होगी वाला टाइप्स भी है. ठीक है, तो नहीं, ये मॉनसून टाइप है, इसमें तो है. सो डेंस फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज, एग्जाम्पल टीक एंड बैम्बू इन एरियाज विद हैवी रेनफॉल. राइट, तो जहां पर हैवी रेनफॉल होती है वहां पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज देखने को मिलते हैं. ड्राई फॉरेस्ट एंड श्रब्स इन लो रेनफॉल रीजन्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज द वाइल्ड लाइफ. तो वाइल्ड लाइफ यहाँ पर है, वाइल्ड बी, ज़ीब्रा और लेमर देखने को मिलते हैं. राइट, जैसे कि हमने पढ़ा.
Now, coming on to the last topic of this chapter, that is minerals in Africa. तो अफ्रीका में मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं और ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है. सो माइनिंग एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ऐसी कंट्रीज में जैसे कि साउथ अफ्रीका, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया एंड ज़ैम्बिया. तो अफ्रीका हैज रिच मिनरल वेल्थ बट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अनइवन देखी गई है. ठीक है. सो मेन मिनरल्स विच आर फाउंड इन अफ्रीका आर गोल्ड, diamonds, coal, copper, manganese, iron, manganese, uranium, petroleum, tin and phosphate. So Africa is rich in all these minerals. ठीक है. तो अफ्रीका में जो माइनिंग है ना अफ्रीका में, इट इज साउथ अफ्रीका जो है इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेनी मिनरल्स. गोल्ड इज माइंड इन विच वाटर्स रीजन, ठीक है, विद वाटरस्ट्रैंड रीजन, डायमंड्स इन किम्बर्ले एंड कोल इन विटबैंक. राइट. तो इनके ना नाम थोड़े से याद रखने पड़ेंगे. अब अगर इस मैप को देखें ना, यहाँ पर आपको दिखाई गई है मिनरल की डिस्ट्रीब्यूशन, तो काफी अनइवन है. जैसे ना ऑलमोस्ट ये सेंट्रल वाला जो पार्ट है ये एम्प्टी है, ये वाला ईस्ट वाला जो है नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट यहाँ पर भी नहीं है. पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आपको यूजुअली ये वाला जो ये सहारा डेजर्ट वाला रीजन है वहां पर, और एक यहाँ पर देखने को मिल रहा है गाना वाले रीजन में. राइट. फिर अगर आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर भी काफी ज्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. करेक्ट. फिर अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी काफी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. डायमंड्स की बात करें तो डायमंड साउथ अफ्रीका में भी है और यहाँ पर आपको वेस्टर्न रीजन में भी देखने को मिल रहा है, इवन यहाँ पर सेंट्रल रीजन में भी. मेजरली साउथ अफ्रीका में जैसे हमने पढ़ा था कि मेनली जो मिनरल डिपॉजिट है ना अफ्रीका का वो साउथ अफ्रीका में है. तो अगर आप यहाँ पर देखो तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो मोस्टली साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में ऑलमोस्ट सारे ही हैं. वैसे ही अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर भी साउथ अफ्रीका में है. राइट. सो दिस इज शोइंग कॉपर, ये वाला जो है दिस इज कॉपर. करेक्ट. देन कमिंग ऑन टू कोबाल्ट, सो दिस इज कोबाल्ट. ओके. दिस शोज टिन. राइट. ये है यूरेनियम. ओके. तो ऐसे ही अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू आउट अफ्रीका, और अफ्रीका में भी मेजरली मिनरल्स जो हैं, जो ज्यादा मिनरल्स हैं वो साउथ अफ्रीका की तरफ है. Okay, so I hope this much is clear to you. So this was all from our today's session. I hope you enjoyed it. I hope you understood the complete chapter. So please go through the chapter. कोई भी doubt to ask in Ask Question section, or you can book your class with Learner Hub Swayam. I'll see you next time with the next video. Till then you all take care, and as you all know Learner Hub मतलब free है पर best है.